डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर्स में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड हमने थ्योरी पढ़ी थी संयोजकता बंध सिद्धांत। उसके मुख्य अभिग्रहित भी हमने देखे और एग्जाम्पल लेकर के ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की ज्योमेट्री, उसकी प्रॉपर्टीज हमने एक्सप्लेन करी, ड्रॉबैक भी हमने देखे। अब कुछ जो कमियां यहाँ रह गई हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की जो पॉलिंग ने दी थी, उन कमियों को क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत दूर करता है, जिसे बैथ्यू और वॉनलेक ने प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत के अनुसार ये माना गया है कि मुख्य रूप से लिगैंड और धातु आयन जो उप सहसंयोजक यौगिक बनाने में योगदान देते हैं, उन दोनों के मध्य बंधने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अर्थात लिगैंड धातु परमाणु से स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से बंधे हुए रहते हैं और इन दोनों के मध्य ये विद्युत आकर्षण बल के कारण बंध जो है वो 100% आयनिक होता है। दूसरी बात, वीबीटी जहाँ कहता है कि यहाँ पर कक्षकों का अतिव्यापन होता है लिगैंड और धातु आयन के मध्य में, तो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत इस संकल्पना को नकारता है। अकॉर्डिंग टू सीएफटी, केंद्रीय धातु परमाणु और लिगैंड के मध्य कक्षक अतिव्यापन नहीं होता है, बल्कि उपस्थित धातु परमाणु और लिगैंड इन दोनों को बिंदु आवेश के रूप में इसने माना है। तो इस तरह से जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है उसके जो मुख्य अभिग्रहित हैं उसके नेक्स्ट पॉइंट भी हम देखते हैं यहाँ पर। According to CFT, central metal atom or ion is surrounded by various ligands which are either negative charge or neutral molecule. उपसहसंयोजक यौगिक जब बनता है तो उसमें धातु आयन अथवा परमाणु और उसके चारों ओर लिगैंड उपस्थित होते हैं जो नेगेटिवली चार्ज हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स के रूप में प्रेजेंट हो सकते हैं या पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकते हैं। और इनके बीच अभी जैसे भी मैंने कहा कि धातु आयन और लिगैंड दोनों के बीच स्थिर विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। सेंट्रल मेटल एटम हैव 5 डीजनरेटेड ऑर्बिटल दैट इज T2G एंड EG। केंद्रीय धातु परमाणु में जो डी कक्षक हैं वो 5 डीजनरेट होते हैं। डीजनरेट का अर्थ क्या है यहाँ पर? समभ्रंश परमाणु कक्षक। अब समभ्रंश से अर्थ क्या है यहाँ पर? समभ्रंश परमाणु कक्षक का मतलब होता है ऐसे परमाणु कक्षक जिनकी ऊर्जा समान हो, अर्थात जिनकी ऊर्जा में कहीं कोई डिफरेंस नहीं है, समान ऊर्जा के ये कक्षक हैं। और ये जो पांचों डी कक्षक हैं इनको दो सेट में डिवाइड करते हैं हम, EG और T2G। और EG सेट के जो कक्षक हैं वो होते हैं dx² - y² एंड dz², जबकि T2G सेट में तीन हम यहाँ पर पढ़ते हैं, dxy, dyz एंड dxz। इनकी स्ट्रक्चर भी हम अभी यहाँ पर देखेंगे ताकि हम जब ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर इन सब स्ट्रक्चर को समझें किस तरह से बनती है तो हमें एक अच्छे से हेल्प मिलती है। ये देखिए यहाँ पर dyz और dxz दो स्ट्रक्चर हमको नजर आ रही है स्क्रीन पर, और ये T2G सेट के ऑर्बिटल्स हैं जो हमेशा 3 कोऑर्डिनेट्स x, y एंड z इन अक्षों के मध्य में स्थित होते हैं। तो तीनों जो समभ्रंश कक्षक हैं T2G वो हमेशा 3 कोऑर्डिनेट्स यानी अक्ष के मध्य में स्थित होंगे। इसी प्रकार ये dxy की स्ट्रक्चर हम देखें यहाँ पर, ये भी यहाँ पर अक्ष के मध्य में है। जबकि EG सेट के जो ऑर्बिटल्स हैं dz² एंड dx² - y², इनकी पोजीशन जो होती है वो अलोंग द एक्सिस होती है। जो 3 कोऑर्डिनेट्स की हम बात कर रहे हैं इन अक्षों के सापेक्ष इनका विन्यास होता है। यहाँ पर dz² भी हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर और dz² - y² भी देख रहे हैं। तो इस प्रकार ये पांचों डी कक्षक समभ्रंश कहलाते हैं यानी डीजनरेट है, इनकी ऊर्जा समान है। When the ligand approach the metal ion due to repulsion forces, the degeneracy of d orbitals is destroyed and they split into 2 groups of different energy level, that is T2G and EG orbitals, and this effect is called crystal field splitting denoted by delta O or tan dq। क्या कहना चाह रहा है ये कि जब यहाँ पर धातु आयन परमाणु की ओर लिगैंड जब अप्रोच करते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने के लिए तो इन दोनों के मध्य प्रतिकर्षण होता है
और इस प्रतिकर्षण के कारण जो डी कक्षक की संभ्रंशता है, यानी कि वो उनकी जो ऊर्जा जो समान है उनमें डिफरेंस होगा, वो नष्ट होती है, डिस्ट्रॉय होगी। और इस वजह से ये पांचों डी कक्षक अब दो भागों में विभक्त होते हैं, बट जाते हैं, और जिनकी ऊर्जा भी यहाँ पर अलग अलग होती है। और इस प्रकार हम कहते हैं कि ये जो दो परमाणु कक्षकों का जो विभाजन हुआ है दो ऊर्जा स्तरों के अंदर Eg और T2G, इस इफेक्ट को हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड इफेक्ट या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि डी परमाणु कक्षक की जब ऊर्जा में वृद्धि होती है लिगेंड का प्रतिकर्षण के कारण, और इस वजह से यहाँ पर डी परमाणु कक्षक दो ऊर्जा भिन्न भिन्न ऊर्जा स्तरों में विभक्त होते हैं, जिसे Eg और T2G कक्षक बोलते हैं। और ये जो स्प्लिटिंग है ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग या क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहलाती है। अब इसको हम डायग्राम के फॉर्म में देख सकते हैं। आइसोलेटेड आयन और एटम है यहाँ पर, अभी इस वक्त इन सब की ऊर्जा समान है, लेकिन जैसे यहाँ पर लिगेंड बंद बनाने के लिए आता है, अप्रोच होती है यहाँ पर, तो ऊर्जा का यहाँ पर हम कह रहे हैं असमानता हो रही है, विभक्त होंगे दो भिन्न भिन्न ऊर्जा स्तरों में। ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड को यहाँ पर समझा रखा है, T2G और Eg दो ऊर्जा स्तरों में ये विभक्त हो जाता है। इस प्रकार क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन को हम समझते हैं। ड्यू टू रिपल्शन द ऑर्बिटल्स अलोंग द एक्सिस ऑफ लिगेंड्स एक्वायर हायर एनर्जी while those lying in between the ligands acquiring less energy। अब यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहा है कि जब हमने पांचों डी कक्षकों की बात करी, Eg सेट, dz स्क्वायर, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इनकी पोजीशन हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर यूनिवर्स में, तो या हम 3D डायमेंशन की बात करें तो अक्ष के सापेक्ष है, जबकि T2G सेट के तीनों कक्षक हैं वो हमेशा ट्राई कोऑर्डिनेट या तीनों XYZ अक्षों के मध्य में पोजीशन है। तो ये जो प्रतिकर्षण हो रहा है, क्योंकि प्रतिकर्षण किसके मध्य है, केंद्रीय धातु आयन अथवा परमाणु या लिगेंड के बीच में जब अप्रोच करके बंद बन रहा है तो एक प्रतिकर्षण हो रहा है। अब प्रतिकर्षण के कारण जो यहाँ पर हमें अलग अलग ऊर्जा स्तरों में विभाजन देखने को मिल रहा है, उसमें ये कहना चाह रहा है कि ऐसे ऑर्बिटल्स जो अक्ष के सापेक्ष होते हैं उनमें प्रतिकर्षण कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा और इनकी ऊर्जा भी अधिक होती है, जबकि अक्षों के मध्य में स्थित कक्षकों के बीच यहाँ पर प्रतिकर्षण कम होने के कारण ऊर्जा भी यहाँ पर कम होती है, और इस वजह से यहाँ पर अतिव्यापन जैसी संकल्पना नहीं पाई जाएगी। और फ्रॉम द क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलिटी एनर्जी द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स कैन बी नोन। और जितनी ज़्यादा यहाँ पर इन क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा होगी उतना ही उपसहसंयोजक यौगिक स्थायित्व को प्राप्त करता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत को एप्लीकेशन के रूप में पढ़ने के लिए। तो यहाँ हम अप्लाई कर रहे हैं ऑक्टाहेड्रल पर और टेट्राहेड्रल पर। सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ CFT टू टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। चतुष्फलकीय संकुल यौगिकों पर हम क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत को किस प्रकार से समझ सकते हैं। इन द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, यहाँ एक जनरल फॉर्म में दे रखा है MX4N, N यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर को शो करेगा। द मेटल एटम और आयन इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ द रेगुलर टेट्राहेड्रॉन एंड द 4 लिगेंड्स आर प्लेस्ड एट 4 कॉर्नर्स ऑफ द टेट्राहेड्रॉन। इस डायग्राम को हम यहाँ पर देखें, केंद्र में यहाँ पर M+, कोई भी यहाँ पर धातु आयन हो सकता है, और 3 यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स हमने बनाए हैं X, Y एंड Z, और अल्टरनेट फॉर्म में क्यूब्स फॉर्म में हमने कॉर्नर्स पे लगाया है यहाँ पर लिगेंड्स की पोजीशन। 4 यहाँ पर लिगेंड्स उपस्थित हैं, और इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इनकी जो पोजीशन है वो XYZ कोऑर्डिनेट के बीच में है, यानी बिटवीन द एक्सिस है ये। अब जब लिगेंड अप्रोच करता है तो सेंट्रल मेटल में इन बिटवीन 3 कोऑर्डिनेट XYZ, तो यहाँ पर धातु आयन की जो पोजीशन है वो कहाँ है, इस ट्राई कोऑर्डिनेट के बीच में है। इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड द इलेक्ट्रॉन्स प्रेफर टू पेयर अप इन Eg orbital giving low spin complexes, while in case of weak field ligand the electrons prefer to enter higher energy T2G orbitals giving more unpaired electrons and hence form high spin complexes। अब यहाँ जो वर्ड आ रहा है
पेयरिंग करना इलेक्ट्रॉन्स का, या लो स्पिन और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ये लास्ट लेक्चर में जब वीबीटी को एक्सप्लेन किया था उसमें कहा था मैंने आपको कि जब आंतरिक कक्षकों का हम यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, संकरण में भाग लेते हैं, तो हम कहते हैं अंतःकक्षक संकुल, और जब बाह्य डी कक्षक हम काम में लेते हैं संकरण में तो वो कहलाता है बाह्य कक्षक संकुल। दूसरी बात, जब लिगैंड की प्रवृत्ति स्ट्रांग होती है, स्ट्रांग फील्ड लिगैंड होता है, और ऐसी स्थिति में यदि धातु आयन के पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अनपेयर हैं, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड की नेचर होगी वो उनको पेयर अप करता है, जबकि वीक फील्ड यहाँ पर पेयर अप नहीं करेगा। अब इसकी स्प्लिटिंग यहाँ पर किस तरीके से एक्सप्लेन की गई है देखें आप। टी ऑर्बिटल इन फ्री आयन, और उसके बाद यहाँ पर इसकी एनर्जी जब रेज हो रही है एक समान है, लेकिन जब लिगैंड बिल्कुल अप्रोच करता है तो ये प्रतिकर्षण होकर के दो भागों में बंटता है। ग्रेटर रिपल्शन, हाई एनर्जी, T2G सेट के यहाँ पर हमको कक्षक नजर आ रहे हैं, एंड द स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड लोअर रिपल्शन। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि जब चतुष्फलकीय संकुल यौगिकों में धातु आयन से लिगैंड बंध बनाने के लिए अप्रोच करता है तो प्रतिकर्षण किस प्रकार से होता है वो हमने डायग्राम में यहाँ पर देखा। और इसको लैंग्वेज में हम ये समझ सकते हैं कि चतुष्फलकीय संकुल यौगिकों के निर्माण के लिए कितने लिगैंड यहाँ पर अप्रोच कर रहे हैं, 4, और ये 4 लिगैंड चतुष्फलकीय व्यवस्था में केंद्रीय धातु परमाणु के नाभिक से आकर्षित होते हैं। तो इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि अब जो होगा प्रतिकर्षण लिगैंड और डी ऑर्बिटल्स के बीच में होगा, और इसकी वजह से एनर्जी में वृद्धि होती है, और ये वृद्धि अब इम्बैलेंस या हम कह सकते हैं असमान होकर के दो अलग अलग ऊर्जा स्तर हमको देखने को मिलते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि ऐसा ही क्यों है कि ईजी लेवल तो यहाँ पर लेवल नीचे आ रहा है, प्रतिकर्षण कम होने से ऊर्जा कम है तो लेवल भी नीचे है, जबकि T2G की एनर्जी हाई है। कारण क्या है इसका कि जब केंद्रीय धातु परमाणु के संयुक्ता कोश के डी कक्षक में से T2G सेट के जो कक्षक हैं वो कौन कौन से हैं, DXY, DYZ और DXZ। ये तीनों T2G सेट के जो ऑर्बिटल्स हैं ये लिगैंड्स के अधिक पास में होते हैं, निकट होते हैं, और उसी वजह से इनमें प्रतिकर्षण भी अधिक होगा, रिपल्शन ज़्यादा होगा। जितना रिपल्शन होगा एनर्जी ज़्यादा होगी, और ये हायर लेवल पर सेट होते हैं। जबकि ईजी सेट के ऑर्बिटल्स जो हैं वो कंपैरेटिवली T2G सेट के कंपैरिजन में अधिक दूरी पर हैं। तो दूरी जब बढ़ गई है तो प्रतिकर्षण भी यहाँ पर कम होगा, और ऊर्जा का मान यहाँ पे कम होने की वजह से हम ये कहते हैं लोअर एनर्जी पे होगा। तो ये जो एनर्जी लेवल डायग्राम है जिसको हम कह रहे हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए, वो इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस पर। एप्लीकेशन ऑफ CFT टू ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, MX हॉल 6 हॉल N पॉजिटिव। यहाँ पर धातु आयन से 6 लिगैंड बंध बना रहे हैं, उपसहसंयोजक यौगिक बन रहा है और अप्रोच करते हैं। और सेम चीज़ हम यहाँ पर भी कह रहे हैं कि जब अष्टफलकीय संकुल यौगिक यानी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का जब फॉर्मेशन हो रहा है और 6 लिगेंड्स सेंट्रल मेटल की ओर अप्रोच करते हैं तो अक्ष की तरफ से अप्रोच करते हैं। ये डायग्राम में भी आप देखें, यहाँ पर ये बॉल जो बिल्कुल सर्कल आपको दिख रहा है लाइट ग्रीन कलर में, ये है अपना मेटल आयन, और बाकी जो हम बात कर रहे हैं वो है यहाँ पर लिगेंड्स ट्राई कोऑर्डिनेट के एक्सिस के सापेक्ष हैं। और इस वजह से यहाँ पर पांचों डी कक्षक जो समान ऊर्जा के संभ्रंश हैं, इसमें ईजी सेट के कक्षक अक्ष की ओर अभिविन्यासित है, ओरिएंटेशन इसका अलोंग द एक्सिस है, और जब लिगेंड अप्रोच करता है तो इस एक्सिस की तरफ अप्रोच करेगा, और प्रतिकर्षण या रिपल्शन मैक्सिमम होने की वजह से ऊर्जा भी बहुत ही ज़्यादा होती है। और इस वजह से स्प्लिटिंग जो होगी यहाँ पर किस तरह से होगी, देखिए आप इसमें डायग्राम में T2G लोअर लेवल पे रहेगा जबकि EG हायर एनर्जी लेवल पे शिफ्ट होता है। तो इस तरह से ऑक्टाहेड्रल के केस में स्प्लिटिंग होती है। 5d ऑर्बिटल्स लॉस डीजेनरेसी एंड स्प्लिट इनटू 2 पॉइंट ग्रुप। द ग्रुप T2G लोअर एनर्जी व्हाइल EG ग्रुप हैव हायर एनर्जी। तो यहाँ पर डिफरेंस होते हुए डायग्राम भी है, और ये जो एनर्जी हम कैलकुलेट करते हैं CFSE जिसे आप कहते हो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, इसका हम आगे लेक्चर में पूरा डिटेल पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशन, इसका एग्जाम्पल, क्या यहाँ पर इफेक्ट आता है, वो सब। अभी हम इसको कंपैरिजन करते हुए देख रहे हैं
कि ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल में दोनों में एनर्जी लेवल डायग्राम बिल्कुल डिफरेंट होता है। एप्लीकेशन ऑफ CFT to octahedral complexes. Experimental calculations show that the energy of T2G orbital is lowered by 4 dq and energy of EG orbital is increased by 6 dq. Thus, energy difference between T2G and EG orbitals is 10 dq or delta O, which is CFSE. और इस तरह से हम देख सकते हैं CFSE इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड एंड ऑक्सीजन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। अब क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की बहुत सारी हमने यहाँ पर खूबियाँ भी देखी, मुख्य अभिक्रिया भी देखे, लेकिन कुछ लिमिटेशंस हैं, उसे हम यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट, डजंट एक्सप्लेन द S and P ऑर्बिटल्स, इट डजंट एक्सप्लेन पाई बॉन्डिंग, एंड नाउ can't explain partially covalent nature of the metal ligand bond। और दूसरा हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जब हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो लिगेंड्स को अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज करने वाली सीरीज है, उसमें ये बताता है कि वाटर एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड के फॉर्म में है, लेकिन हाइड्रोक्साइड जो OH नेगेटिव है वो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ऐसा क्यों है, इसको सेटिस्फाइड तरीके से ये एक्सप्लेन नहीं करता है। And the last one is application of coordination compounds। 7 points है इसमें। कहाँ पर हम coordination compounds को अप्लाई कर सकते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, एनालिटिकल केमिस्ट्री, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इन मेडिसिन, इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, फॉर एस्टिमेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, इन मॉडिफाइंग द रेडॉक्स बिहेवियर ऑफ मेटल आयंस। तो ये सारे एप्लीकेशंस हैं इनके। जब सिल्वर और गोल्ड का भी हम एक्सट्रैक्शन करते हैं तो उसमें भी यहाँ पर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना करके एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री में यहाँ पर काम आता है, इन द क्वालिटेटिव मेथड्स ऑफ एनालिसिस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज ऑफ इमेंस इंपॉर्टेंस इन द आइडेंटिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ मोस्ट इनऑर्गेनिक आयंस। एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है कॉपर आयन का और कैडमियम का। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंट रोल इन प्लांट एंड एनिमल विटामिन B12, hemoglobin, a red pigment of blood that acts as the oxygen carrier, is a coordination compound of iron। तो उसको भी यहाँ पर एक्सप्लेन करता है ये। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, जहाँ सिस प्लेटिन काम में आता है, और प्लेटिनम का यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर भी देख रखा है। EDTA सेकेंड ईयर में आप लोगों ने प्रैक्टिकल किया हुआ है। EDTA हेक्साडेंटेड लिगेंड है और उसे हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज टू ट्रीट लेड पॉइजनिंग। हार्डनेस ऑफ वाटर, and hardness of water is estimated by titration with the sodium salt of EDTA। During titration the calcium and magnesium ions in hard water form the stable complexes, और इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो आज का जो अपना लेक्चर था वो यही था कि हम क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की हमने बात करी, VBT की कमियों के बाद जो बैथे और मोलेक ने लागू किया, और उनके मुख्य अभिक्रिया के साथ साथ ऑक्टाहेड्रल और हमने टेट्राहेड्रल को भी यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे जॉन टेलर इफेक्ट की, क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा की, और ये पूरा जो हमारा यूनिट है वो इस तरह से कवर होगा। कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।